नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा यूनिट 5 से संबंधित सेकंड वीडियो है। इसके बाद में हम एक वीडियो और देखेंगे यूनिट 5 से संबंधित। इस तरह हमारी ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो आप कंटिन्यूसली इस टेस्ट सीरीज को फॉलो रखिएगा। आपको कोशिश करनी है कि जो आज के ये 50 क्वेश्चन है, इनमें से आप 40 के आसपास अपना स्कोर कर पाएँ। वीडियो के एंड में आपका जितना भी स्कोर हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस वीडियो का हम छोटा सा टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयोग में लाने का श्रेय किसे जाता है? स्टीफन कोरे, गुड, कोरियर या फिर कोई नहीं? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयोग में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है स्टीफन कोरे को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, सुमेलित करें। यहाँ पर कुछ धाराएं दे रखी है आरटी एक्ट 2009 से संबंधित। तो यहाँ पर इनको सुमेलित करना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। वीडियो को पॉज करें आप और अपना आंसर लगाएं। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। धारा 13 में उल्लेखित है प्रवेश शुल्क न लेना, यानी कोई भी छात्र, नया छात्र जब सरकारी विद्यालय में जाता है तब उससे प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा धारा 13 के तहत। धारा 16 में क्या है? धारा 16 में है कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं करना। धारा 15 में दे रखा है टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। और धारा 12 में उल्लेखित है 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश। जो निजी विद्यालय होते हैं वहाँ पर 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का दे रखा है डी। तो ए का डी यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है। हम फोर्थ देखते हैं, फोर्थ का होगा बी। तो फोर्थ का बी इसमें दे रखा है और इसमें नहीं है, तो ब नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आप ये जो चारों धाराएं हैं इनके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वह रणनीति जिसका प्रयोग शिक्षक शिक्षण तथा अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता है उन्हें कहा जाता है। तो इन रणनीतियों को क्या कहा जाता है? शिक्षण विधि, कार्य, पाठ योजना या फिर संप्रेषण। तो इनको कहा जाता है शिक्षण विधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 10, 12, 14 या फिर 16? तो एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति होती है उसमें सदस्य होते हैं 16। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसमें से 75% जो छात्र होते हैं उनके माता पिता होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 75% कितने होते हैं? 16 का, यानी 11। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। उक्त परिभाषा किन की है? तो मूल्यांकन से संबंधित ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ब्लूम, क्रोनबेंग, क्रो एंड क्रो या फिर गुड? आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रोनबेंग। ये आप ध्यान रखिएगा। ईमानदारी के साथ ये टेस्ट लगाएगा, यहाँ से आपको कुछ न कुछ जरूर जानने को मिलेगा। मापन के मुख्यतः कितने चर होते हैं? तो मापन के जो चर होते हैं वो होते हैं 2 चर। 2 चर कौन कौन से? एक होता है गुणात्मक चर और एक होता है मात्रात्मक चर। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मापन वस्तुओं एवं घटनाओं को व अवधारणाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की एक क्रिया है, परिभाषा है। तो मापन से संबंधित यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई आप बताएं? गिलफोर्ड, एडम्स, क्रो एंड क्रो या फिर गुड? तो ये परिभाषा दी गई थी गिलफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के ऐतिहासिक प्रवर्तक कौन है? तो जो प्रश्नोत्तर विधि है इसके ऐतिहासिक प्रवर्तक हैं सुकरात। ये आप ध्यान रखिएगा, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थी की मानसिक, शारीरिक व भावात्मक क्षमताओं को जानना कैसा कार्य है? उपचारात्मक, निदानात्मक, गुणात्मक या फिर कोई नहीं? तो इन सभी को जानना होता है निदानात्मक कार्य। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, किसी कार्यक्रम के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? समकलित आकलन, निर्माणी आकलन या फिर दोनों या फिर कोई नहीं? तो किसी कार्यक्रम के दौरान जो आकलन किया जाता है उसे कहते हैं निर्माणी आकलन।
जिसे इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। जो संकलित आकलन होता है इसे सबमेटिव असेसमेंट कहते हैं। इंग्लिश वाला भी आप साथ में जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस पाठ्यक्रम में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू किया गया था? एनसीईआरटी, आरबीएससी, सीबीएसई या फिर ऑल? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सीबीएसई। सीबीएसई में सबसे पहले लागू किया गया था सीसीई, ये आप ध्यान रखिएगा। और मैंने इनके सामने इनकी जो फुल फॉर्म्स दे रखी है इनका भी आप साथ में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ ली जाती है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आरबीएसई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। सीबीएसई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके ट्रिक एजुकेशन, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे दे रखा है, मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट करने का कार्य किसने किया था? ब्लूम, कैटल, गिलफोर्ड या फिर कोई नहीं? तो ये किया था ब्लूम ने, मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट करने का कार्य। कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? अमेरिका के। कब किया था? इन्होंने किया था 1956 में। आगे देखते हैं, एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शिक्षण कैसा माना जाता है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अंतःक्रिया युक्त, उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मापन और मूल्यांकन में संबंध होता है तो किस प्रकार का संबंध होता है, आप बताएं। एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों समान होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। जो मूल्यांकन है इसका जो क्षेत्र होता है वो होता है व्यापक, और मापन का जो क्षेत्र होता है वो होता है सीमित। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि जो मापन है, मापन ये मूल्यांकन का भाग होता है। समझिए कि ये मूल्यांकन है तो ये मापन है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में अच्छे प्रश्न बनाने हेतु इनमें से किसे ठीक नहीं बताया गया है? अध्यापक प्रश्न बनाएं, प्रोफेसर को भी प्रश्न बनाने में शामिल किया जाए, विद्यार्थियों से प्रश्न बनवाए जाए, केवल विशेषज्ञ ही प्रश्न बनाएं। तो आप बताएं किसे ठीक नहीं बताया गया है एनसीएफ 2005 में? ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, विद्यार्थियों से प्रश्न बनवाए जाए। नेक्स्ट आगे दे रखा है, मापन की कौन सी मापनी सबसे अधिक वैज्ञानिक व विश्वसनीय है? तो मैंने आपको कल बताया था कि मापन की मापनियां कितनी होती है? 4 होती हैं। कौन कौन सी? नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। तो इन सभी मापनियों में से सबसे अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय कौन सी है, या बताएं। ये होती है ऑप्शन नंबर फोर्थ, अनुपात मापनी। तो आप ये कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, आरटी एक्ट 2009 में कुल कितने अध्याय हैं? तो कितने हैं? ये हैं 7 अध्याय। और टोटल धाराएं कितनी है? 38 धाराएं हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट आगे देखते हैं, शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना या फिर प्रतिमा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इकाई योजना। ये क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चार्ट, पाठ्यपुस्तकें, कंप्यूटर या फिर श्रव्य दृश्य सामग्रियां? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, श्रव्य दृश्य सामग्रियां। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तकीय परीक्षा मूल्यांकन या फिर सभी? तो इन सभी सुधारों को सुझाया गया था एनसीएफ 2005 में। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, खेल पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं किलपैट्रिक, जॉन डेवी, हेनरी कोल्डवेल कुक या फिर कोई नहीं? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हेनरी कोल्डवेल कुक। फिर आगे दे रखा है, आरटी एक्ट 2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा
86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? ये किया गया था 2002 में। इसके तहत 21A में जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है उसे संविधान में जोड़ा गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद भी आप ध्यान रखिएगा 21A। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उपलब्धि निर्भर करती है योग्यता पर, प्रेरणा पर, योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर, या फिर आलस्य पर। ये क्वेश्चन भी एक दो एग्जाम में पूछा गया है। उपलब्धि ये निर्भर करती है योग्यता और प्रेरणा दोनों पर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 ये बल देता है करके सीखने पर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली प्रतिक्रिया जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है वह कहलाती है निर्देशन, साक्षात्कार, परामर्श, या फिर अंतक्रिया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 परामर्श। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होगा, तो कितना होगा ये आप बताएं। ये होता है 1:30। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है, कथन है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ये परिभाषा दी गई थी निदान से संबंधित ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। आगे दे रखा है एक प्रमापी जो परीक्षण होता है उसमें क्या क्या होते हैं? विश्वसनीयता एवं वैधता, या फिर निबंधात्मक प्रश्न, या फिर मौखिक प्रश्न, या फिर प्रायोगिक प्रश्न। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विश्वसनीयता और वैधता। आगे दे रखा है किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट है। आगे देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण बालक के वर्तमान योग्यता तथा किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करता है। उक्त परिभाषा है गैरिसन, फ्रीमैन, मन, या फिर कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण की यह परिभाषा दी गई थी गैरिसन के द्वारा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्य में सुधार कर सके। उक्त परिभाषा किसने दी थी? स्टीफन कोरे, गुड, कोरियर, या फिर कोई नहीं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्टीफन कोरे की ये परिभाषा है क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित। और मैं एक करेक्शन चाहता हूं, कल मैंने आपको ये परिभाषा दी थी कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। तो ये परिभाषा गुड के द्वारा दी गई थी। मैंने आपको स्टीफन कोरे बता दिया था, जो कि गलत है। आप ये ध्यान रखिएगा, गुड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो नीचे वाली जो परिभाषा है ये गुड की है, ऊपर वाली ये परिभाषा है स्टीफन कोरे की, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आरटी एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे करना अनिवार्य है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 45 घंटे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। छात्रों में यहाँ पर ये रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, जो लघुतरात्मक होते हैं, दीर्घ उत्तरीय, या फिर निबंधात्मक। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए, अगर उनकी जो रटने की प्रवृत्ति होती है उनको कम करना है, तो रोकना है। तो आगे देखते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सीटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप वीडियो को पॉज करें, 4 ऑप्शन पढ़ें और अपना आंसर क्लिक करें। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार करना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं।
एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? सभ्यता, सभ्यता और प्रगति, प्रगति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सभ्यता और प्रगति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी उतनी ही। अधिकतम, कम, सामान्य या फिर बराबर। ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अगर विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी तो फिर वैधता भी उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। फिर आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हो तो क्या प्रावधान है? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर 150 से अधिक है तभी, अगर 150 से कम होते तो फिर प्रधानाध्यापक नहीं आता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में असत्य है। ये क्वेश्चन आरटेट 2012 में पूछा गया था। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करें, 4 ऑप्शन पढ़े और अपना आंसर क्लिक करें। ईमानदारी के साथ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पर जो असत्य कथन है वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। ये गलत है। तो हम जो इसके अलावा जो इसके तीनों सत्य कथन है ये पढ़ लेते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके संबंध में, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में, यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समाधान के लिए किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो ये तीनों कथन करेक्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रवर्तक कौन है? तो इस विधि के प्रवर्तक हैं ऑसबॉर्न। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। निम्न में से प्रजातांत्रिक व्यू रचना कौन सी है? योजना अवयव, समीक्षा अवयव, वाद विवाद अवयव या फिर सभी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी। ये जो तीनों दे रखी है तीनों प्रजातांत्रिक व्यू रचनाएं हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से लगाकर 8 तक, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर 100 से अधिक छात्र हैं तब प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। आगे देखते हैं, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जॉन डीवी है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के प्रवर्तक। आगे देखते हैं, छोटे छोटे विभिन्न समूहों में परस्पर मिलजुल कर किसी विषय विशेष से संबंधित अधिगम करना किस अवधारणा से संबंधित है? व्यू रचना, निर्मितिवाद, सहकारी अधिगम या फिर प्रतिमान। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ये संबंधित है सहकारी अधिगम से। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सुविधादाता की भूमिका में होगा? शिक्षक, छात्र, पाठ्यपुस्तक या फिर कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सुविधादाता की भूमिका में हमेशा रहते हैं शिक्षक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आरटी एक्ट 2009 में 9 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, केवल एक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जो आरटी एक्ट 2009 है इसके क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय होती है। ठीक है, इसका जो वर्णन है वो धारा 4 में दे रखा है। ये क्या है? आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, इसका मतलब क्या होता है? आपको पता है जो आरटी एक्ट है ये लागू होता है 6 से लगाकर 14 वर्ष के बच्चों पर। समझिए कि कोई 6 वर्ष का बालक पहली बार विद्यालय में प्रवेश लेता है तब उसे रखा जाएगा
पहली कक्षा में, ठीक है। अगर वही छात्र अगर 7 वर्ष का है और पहली बार विद्यालय में प्रवेश कर रहा है, तब उसे पहली कक्षा में नहीं रखेंगे, उसे रखेंगे दूसरी कक्षा में। इसी तरह आगे चलेगा। 8वीं का है तो तीसरी में रखेंगे, और 9 वर्ष का है तो चौथी कक्षा में, ठीक है। इसी तरह आगे उसको रखेंगे। तो ये आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं, छात्र जो कार्य आज समूह में कर रहे हैं कल अकेले भी कर सकते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया था वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, औपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय। नेक्स्ट आगे दे रखा है, एनसीएफ 2005 में इनमें से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं और अपना आंसर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो सुधार सुझाया गया है एनसीएफ 2005 में, वो है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपका जितना भी स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, या फिर विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना, या फिर कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी रीट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपका जितना भी स्कोर आए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इसके बाद में केवल एक वीडियो और बच रहे हैं, उसके बाद में आप जो भी टॉपिक बोलेंगे, जो भी सब्जेक्ट बोलेंगे कि इस सब्जेक्ट पर नई टेस्ट सीरीज शुरू की जाए, तो हम उस पर कंसर्न करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।